हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री। देखिए बच्चे, हिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है वो मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें हम 1200 से लेकर 1700 जो ईस्वी है इसके बीच में जो भी चीज़ें हुई उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के ऊपर। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला टॉपिक हमारा गुलाम वंश आता है। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड को समझेंगे और उसके बाद गुलाम वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है। चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, इसलिए 2 से 3 वीडियो इस चैप्टर की आने वाली है, यानी कई पार्ट में चैप्टर आएगा। एसओएल के लिए और एनसी वेब के लिए, डीयू रेगुलर के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है तीनों जगह सेम सिलेबस है। ठीक है, देखिए 7 यूनिट है टोटल हमारी, जिसमें से हम पहली यूनिट का पार्ट 1 आज की वीडियो में करेंगे। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा यूज़र आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और भारत में शासन करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। तुर्क, ठीक है, तुर्क से संबंधित था, पहला मुस्लिम शासक। भारत में क्या था कि 1206 एडी से 1526 एडी तक जो शासन चला है उसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत के तहत टोटल 5 वंशों ने इस समय में, यानी लगभग लगभग आप बात करोगे 320 साल का समय है ये, इतने वर्षों में 5 वंशों ने शासन किया है। ठीक है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के तहत देखते हैं। ठीक है, वो 5 वंश कौन से ये भी देख लीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। देखिए यहाँ पे हो सकता है डेट में आपको थोड़ा बहुत 1-2 साल का ऊपर नीचे हो रहा हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया जाता है, तो आप डेट में इतना ध्यान ना दें। बस आपको ये वंश जो है वो क्रम में याद होना चाहिए कि पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी था, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। ये आपको क्रम में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद और डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए, जो मोहम्मद गौरी था ये गौर क्षेत्र का शासक था। गौर का मतलब अफगानिस्तान में गौर नाम का एक प्रांत था, वहां का ये शासक हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी ने अपने शासन को विस्तार देने के लिए भारत को चुना। ठीक है, अफगानिस्तान में था, उसने सोचा कि भारत की तरफ चलते हैं और वहां के जो एरिया हैं उसको कब्जे में लेते हैं और वहां पे अपने शासन को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इस मोहम्मद गौरी का गुलाम ही हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये जो मोहम्मद गौरी था इसने भारत पे 5 बार आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए थे? टोटल 5 आक्रमण। ठीक है, पहला आक्रमण किया था मुल्तान में, यानी कि 1175 में। उस समय में मुल्तान के जो शासक थे वो थे मूलराज। ठीक है, ये इस वाले युद्ध में अ, जीत गया था। ठीक है, यानी कि ये जो मोहम्मद गौरी था, मूलराज के खिलाफ जो इन्होंने पहला आक्रमण किया था उसमें ये जीत गया था। इसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ था राजस्थान का जो माउंट आबू है 1178 में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शासक थे उस समय में भीमदेव द्वितीय। ठीक है, भीमदेव द्वितीय। और इस जो आक्रमण में इसको मोहम्मद गौरी को हार मिली थी। इसके बाद तीसरा आक्रमण जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो 1191 में है, तराइन में। इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, युद्ध। तो जो पहला युद्ध हुआ था इसमें क्या था, इसमें मोहम्मद गौरी को हार मिली थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक गलती थी जो उन्होंने इसको जीवित छोड़ दिया। और जीवित छोड़ दिया तो वो क्या हुआ, अगले साल फिर से उसने आक्रमण किया 1192 में। तराइन का इसको दूसरा युद्ध कहते हैं। इसको कहते हैं तराइन का पहला युद्ध, इसको कहते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए, यानी कि इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। फिर लास्ट जो है 5वां आक्रमण वो हुआ चंदावर में। चंदावर में जयचंद थे शासक। तो जयचंद, ये वही जयचंद है जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो इसकी जो पुत्री थी उससे प्रेम करते थे। ठीक है, ये चीज जयचंद को पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था। तो जब 1194 में जयचंद पर आक्रमण हुआ तो उस समय में क्या हुआ, उस समय में भी मोहम्मद गौरी जीत गया। तो आप देखोगे टोटल 5 हमले किए हैं, जिसमें से 2 में तो उसे हार मिली है, बाकी 3 में उसको जीत मिली है। ठीक है, इसके बाद क्या था, उसने उस एरिया को जीत लिया और उस एरिया को जीतने के बाद वहां से चला गया और अपने गुलाम को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो एरिया सौंप के चला गया कि भाई तू शासन चला वहां पे, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक, मात्र 4 साल का ही शासन है, तो इस समय में क्या किया, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और गुलाम वंश के तहत। ठीक है, क्योंकि ये गुलाम था इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, ये मालिक नहीं है, ये मलिक है।
मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। उपाधि का मतलब है ये टाइटल इनको मिलते थे, इस टाइटल को वो यूज करते थे। और इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो आपको यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक लिखना होता है। लेकिन कई बार वास्तविक संस्थापक पूछते हैं तो वास्तविक संस्थापक में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं आता बल्कि इल्तुतमिश का आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए स्थापना इसने कर दी है लेकिन इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, इसने तो लाहौर को राजधानी बना लिया है इसलिए। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कई बार। और कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब मीनार जो है उसकी स्थापना की थी, यानी उसकी मतलब शुरुआत इसने कर दी थी, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो शासक है वो है इल्तुतमिश। ये पूरा आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बैकग्राउंड आपको समझ में आना चाहिए। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया, 1210 से लेकर 1236 तक इसका शासन रहा है। और दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक के अगर नाम देखें तो उसमें इसी का नाम आता है, क्योंकि इसने क्या करा, ये ऐबक का गुलाम था और इसने राजधानी जो थी वो लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर ली और यहाँ से फिर शासन चला। और इल्तुतमिश जो है इसने इक्ता प्रणाली शुरू करी। इसमें क्या होता था, तनख्वाह जो सैनिक वगैरह होते थे या जो कर्मचारी वगैरह होते थे उनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बल्कि उसके बदले में कुछ भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, और ये जो इक्ता प्रणाली है ये समय समय चली तो लंबे समय तक है, लेकिन समय समय पे जो अगले शासक आते गए उन्होंने इसमें कुछ बदलाव भी किया है, जो कि हम जो लास्ट पार्ट होगा उसमें उस बदलाव को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या था कि इल्तुतमिश जो था उसने तांबे के सिक्के चलाए थे जिसको जीतल कहा जाता था, और चांदी, माफी चाहता हूँ यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, चांदी के सिक्के भी चलाए थे जिसको टका कहा जाता था। ठीक है, और अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। पूरा नाम इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश होता था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद थर्ड शासन को देखें तो तीसरे नंबर पे रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इल्तुतमिश के और बेटे भी थे, उनको शासक इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो इतने योग्य नहीं थे, तो इसलिए रजिया सुल्तान को बनाया गया था। और ये दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम सुल्तान थी, मुस्लिम महिला। ठीक है, मुस्लिम महिला सुल्तान थी। इसने क्या किया, ये महिला थी तो इसने उस समय में जो पर्दा प्रथा थी उसका विरोध करा, पर्दा प्रथा को नहीं माना। जब पर्दा प्रथा को नहीं माना तो जो कट्टरपंथी इस्लामी जो व्यक्ति थे वो इस चीज को नहीं पसंद करते थे, इसीलिए रजिया सुल्तान को पसंद नहीं किया जाता था ज्यादा। फिर क्या है कि इन्होंने पुरुषों की पोशाक पहनना शुरू कर दिया, जो पुरुष जिस तरीके के कपड़े पहनते थे उस तरीके के कपड़े इन्होंने पहनना शुरू करा। इसकी वजह से भी जो अन्य जो लोग थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, यानी जो मंत्री वगैरह या जो इनके खास लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो नहीं पसंद करते थे। फिर उद्मत उल निस्वा की इन्होंने उपाधि धारण करी है, और तुर्क अमीरों ने रजिया का जो था विरोध किया था। ठीक है, यहाँ तक कि उस पर आरोप लगा दिया था कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई नाम है उसके उसके साथ रजिया सुल्तान का प्रेम संबंध था, इस तरीके से अफवाह फैला दी थी और काफी मतलब इसका विरोध करवाया गया था। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद और भी शासक है। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद और भी शासक है लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो नहीं पूछे जाते हैं, और खास जो लास्ट है वो बलबन है। तो देखिए कई सारे शासक रहे हैं लेकिन हमें इसमें से सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो बलबन के बारे में पढ़ना है, गुलाम वंश में, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आएगा वो बलबन से रिलेटेड आ सकता है अगर गुलाम वंश में से क्वेश्चन आया तो देखिए बलबन जो है इसका शासन जो है 1266 से 86 तक है। कई जगह पे 1265 भी लिखा मिलेगा, तो 1265 में क्या होता है, इसको सत्ता मिली थी लेकिन 1266 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका जो वास्तविक नाम है वो है ग्यासुद्दीन बलबन। और इल्तुतमिश जो है इसने बलबन को अपना खासदार पद प्रदान किया था, खासदार पद जो मतलब उसका काफी करीबी हो, यानी बहुत ज्यादा भरोसे का हो। फिर रजिया सुल्तान के समय में भी बलबन रहा है, तो रजिया सुल्तान ने इसको अपने अमीर ए आखूर का पद दिया था। इसका मतलब ये होता है कि जो उनके घोड़े होते हैं, ठीक है, घोड़ों का ध्यान रखने वाला जो प्रमुख होता है यानी हेड होता है, उसका पद था ये अमीर ए आखूर, जो कि काफी ऊंचा पद माना जाता था। इसके बाद बलबन जो है उसने उलुग खां की भी उपाधि धारण करी है, उलुग खां के टाइटल से भी इसको जाना जाता है। और बलबन ने लौह और रक्त की नीति चलाई है। देखिए लौह और रक्त की नीति का मतलब है बहुत ही कठोर नीति, कि जो भी गलत करे उसको सीधा खत्म कर दो, ठीक है, मार दो, बिल्कुल कठोर सजा। इसके बाद आप समझिए कि बलबन जब शासक बना था तो इसके सामने 3-4 चुनौतियां थी, और ये चुनौतियां भी पेपर में आती हैं। तो पहली चुनौती थी ये थी कि राज्य जो है उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी तो उसको सुधारना था। ठीक है, दूसरी थी कि मेवो, मेवो का मतलब जो मेवाती लोग होते थे उनका काफी आतंक था, तो मेवो के आतंक से लोगों को बचाना। मेवाती क्या करते थे ये लोग
ये जो मजदूर लोग होते हैं राजस्थान वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, जो गरीब लोग मजदूर लोग हैं, उनकी जो पुत्री होती है, जो बेटियां होती हैं, उनको ये अगवा कर लिया करते थे और उनका क्या कर देते थे, उनका व्यापार करते थे, यानी उनको बेचा करते थे। तो ये एक इनका आतंक था। तो इनके आतंक से भी जनता को उन्हें क्या करना था, बचाना था। तीसरा काम क्या था कि जनता में सुल्तान के प्रति भय, ये हमेशा ये चाहता था कि जो जनता है उसके मन में सुल्तान के प्रति एक भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। डर उनके दिमाग में बिठाना चाहता था और लोगों से सम्मान की भावना जगाना चाहता था कि लोग क्या करें, सुल्तान से डरें और सुल्तान के प्रति सम्मान की भावना रखें। ये भी करना उसके लिए एक चुनौती थी। तो ये तीन काम इसके लिए चुनौती थी बड़ी। तो इसीलिए उसने क्या करा, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई कि जो भी कुछ गलत करता है, ठीक है, जो भी राज्य के लिए समस्या बनता है उसको सीधा खत्म करो। कोई मतलब सहानुभूति नहीं किसी के प्रति, बिल्कुल खत्म करने का ये आदेश दे दिया था। इसे कठोर नीति कहा जाता था। बलबन जो है इसने जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण करी। इसका मतलब होता है कि खुदा की परछाई, ठीक है, ये उपाधि धारण करी थी। और बलबन जो था निरंकुश शासन व्यवस्था पे विश्वास करता था। ये चाहता था कि जो शासक है वो बिल्कुल निरंकुश होना चाहिए, ताकि जिससे कि लोग जो है वो उससे डरें। बलबन जो है उसने फारसी पद्धति के अनुसार दरबार का गठन किया था और जो इस्लामी परंपरा है उसको इसने नहीं माना था, ठीक है। और बलबन जो है इसने सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू करी थी। सिजदा मतलब कि क्या होता था कि जब कोई सुल्तान के सामने आएगा तो वो अपने कदमों पे, अपने घुटनों पे झुककर सिजदा करेगा, सिर झुकाकर। और पायबोस की जो प्रथा है उसमें क्या होता है, उसके पैरों को, सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। तो ये प्रथा शुरू करी थी। और बलबन ने ईरानी त्योहार जो होता है नवरोज, इसकी स्थापना करी थी, जो कि बाद में भी आप मुगल काल तक भी पढ़ोगे तो नवरोज को मनाया जाता था। बलबन जो है इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था, ठीक है, खलीफा का नाम उसने गुदवाया था उस पे। और बलबन ने सबसे पहले सेना को नकद वेतन देना शुरू करा। तो ये कुछ इसके विशेष काम है जो इसने अपने शासनकाल के दौरान किए। अब देखो, एक और बलबन ने, एक समस्या ये थी बलबन के सामने कि कई सारे मतलब जैसे मेवों से निपटना था, या फिर अमीर जो लोग होते थे वो भी मतलब कई बार शासक के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उससे निपटना था। तो इसके लिए बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। क्या नीति अपनाई थी इसे देखिए। बलबन ने अमीरों को अपने काबू में रखने के लिए कड़े उपाय किए। दूसरी तरफ उसने जो मेवाती लोग थे, जो मैंने आपको बताया, मेवाती जो स्थानीय सरदार है, उनसे जो समस्या पैदा हो रही थी उससे निपटने के लिए भी कठोर काम किया था। इसने क्या करा, इसे पता था कि जंगल जो है, जंगलों में लोग जो है ये छुप जाते थे मेवाती वगैरह, तो उन्होंने क्या करा, जंगल को ही कटवा दिया। तो बर्नी बताते हैं कि इसने क्या करा, बलबन ने जंगल को पूरी तरीके से कटवा के साफ कर दिया ताकि उसमें कोई छुप ना सके, ठीक है। और इसी कार्रवाई के कारण जो विद्रोही थे वो दिल्ली के आसपास के घने जंगलों में छिप नहीं सकते थे, क्योंकि वो कटवा दिए थे। फिर उसने मेवातियों का विनाश करना शुरू करा और बहुत बड़ी संख्या में उनको मौत के घाट उतरवा दिया। और एक किले का निर्माण करवाया, राजधानी के पास के क्षेत्रों में थाने स्थापित कर दिए ताकि कोई भी मतलब शासक के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए। वहां पे इसने अफगानों को नियुक्त कर दिया था। इसके बाद क्या है, जो दोआब के क्षेत्र में जो विद्रोही लोग थे, जो बलबन के खिलाफ थे, तो बलबन ने उनको भी मतलब, ठीक है, बलबन के आतंक से वो भी नहीं बचे, बलबन ने उनका भी पूरा सफाया करवाना शुरू करा। दोआब में विद्रोहियों का सफाया करने के लिए उसने बड़े अमीरों को आदेश दिया और बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर उनको भेज दिया कि जाओ बड़ी सेना लेकर जितने भी मिले इनको सबको खत्म करो, ठीक है। और जंगल जितने थे वो सारे काट डालो, विद्रोह करने वालों को छिन्न भिन्न इन्होंने कर दिया। और दोआब की जो प्रजा थी उसको आज्ञाकारी और राजभक्त बना लिया, क्योंकि अब उनको लगने लगा था कि जो शासक है वही संभाल सकता है और शासक जो है वो कठोर है। तो लोग भी क्या थे, राजभक्त हो गए थे और आज्ञाकारी हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुछ भी गलत करते हैं तो लॉ और रक्त की नीति है, सीधा खत्म करने वाला काम है, ठीक है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद है बलबन की मंगोलों के प्रति नीति। ये भी पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या था कि मंगोलों की समस्या हमेशा से बनी रहती थी। इल्तुतमिश के काल में भी आप देखोगे ये समस्या थी। तो ऐसे में क्या था कि इन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया, ठीक है। और उसने तुर्क साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का विचार जो था वो पूरी तरीके से त्याग दिया था, यानी उसको अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना था। वह दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के काम में जुट गया। जो उसके पास था उसको ही वो सही तरीके से चलाना चाह रहा था। मंगेलो जो थे, उन मंगोल जो थे, उनके हमलों से निपटने के लिए उसने कई सैनिक क्षेत्र में काम किए। उसने क्या करा, सेना पे ज्यादा ध्यान देने के साथ साथ पुराने जो किले थे उनकी मरम्मत करवा दी। और जो भी जरूरी उसे लगा, ठीक है, जो भी जरूरी लगी वो सारी काम की। उसने मंगोलों के आने वाले जो रास्ते होते थे, जिस जगह से वो आते थे, वहां पे थाने स्थापित करवा दिए ताकि उन पे कंट्रोल किया जा सके। और साथ साथ जो उत्तरी सीमा थी, ठीक है, उससे जो उसके जो नजदीकी क्षेत्र थे वहां पे क्या है, अनुभवी जो उसके कर्मचारी थे उनको नियुक्त कर दिया। फिर उसने क्या करा, सिंध का जो क्षेत्र आता था उसमें अपने बड़े बेटे मोहम्मद को सौंप दिया काम।
और जिससे कि मुल्तान की जो गतिविधि है उसका केंद्र वो बन चुका था। दूसरा बेटा जो था उसका बुगरा खान, ठीक है, उसको उसने सुनम और उसके आसपास का जो एरिया था वहां की जिम्मेदारी दे दी, और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें मलिक बारबक जो था उसके अधीन रख दिया। तो इस तरीके से उसने पूरी जिम्मेदारी बांट दी थी, अपने बेटों को भी जिम्मेदारी दे दी थी, ताकि वहां पे क्या हो, कोई हमला ना हो और उससे बचा जा सके। फिर क्या है, अमीर खुसरो ने इसके मुगल से मंगोल, सॉरी यहाँ पे मंगोल से आएगा, युद्ध के का वर्णन जो है वो किया है। वर्णन कैसे किया है इसे समझिए। कह रहे कि उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर दिल्ली तक के जो क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा के लिए बलबन ने क्या करा, तीनों यानी उसके जो तीनों बेटे थे उनको जिम्मेदारी दे दी, और उनको बोला कि 17 से 18 हजार घुड़सवार सैनिक तुमको पकड़ा दिए गए, और अगर तुम्हें और जरूरत पड़ती है तो तुम और सैनिक सहायता ले सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो बुगरा खां उसका बेटा था उसने उसको बंगाल जाने का आदेश दे दिया, और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी वो राजकुमार मोहम्मद के कंधों पे रख दी। और जो मलिक बारबक था वो भी बलबन के साथ बंगाल के सैनिक अभियान जो चलाया उसमें चला गया था, तो वो उसके साथ मौजूद था। फिर दिल्ली से बलबन के जाने और फिर लौट आने तक के दौरान मंगोलों की गतिविधि पे काबू रखा गया, क्योंकि जब वो गए थे अपने अभियान पे तो कंट्रोल दे के गए थे कि भाई मंगोलों से बचा के रखना है हर हालत में। फिर क्या होता है, 1285 में अचानक तमर के नेतृत्व में 30 हजार मंगोल सैनिक जो थे वो राजकुमार मोहम्मद से लड़ने आ गए। ऐसे में क्या हुआ, ये माना जाता है कि उनकी सेना जो थी वो बड़ी थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, इनको छिन्न भिन्न कर दिया, और जो उसका बेटा था मोहम्मद वो मारा गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, बलबन जो था, बलबन को काफी मतलब दुख हुआ था, और कुछ समय के बाद फिर बलबन की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो गुलाम वंश है वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया, और गुलाम वंश जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। 1290 तक ये खत्म हो चुका था। फिर इसके बाद अगला वंश आया। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो हमारी होगी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक बार में समझाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको पार्ट में समझाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 आएगा वो खिलजी वंश के ऊपर आएगा। खिलजी वंश उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पढ़ना है, ठीक है। आपकी जो किताबें हैं आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट इसी तरीके से रखना जैसे जैसा आपको बताया, ये चीजें समझते हुए चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।